दोस्तों नमस्कार। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत तनाव महसूस हो रहा है, बहुत डर सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर एग्जाम टाइम पे हो रही है, निश्चित रूप से टाइम पे हो रही है। फिलहाल की स्थितियां, कहीं भी किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में आप लोगों को नहीं आना है। मैं फिर आप लोगों से बोलता हूं, अब तक कितनी पढ़ाई की है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जब आने वाले 50 से 52 दिनों में, 55 दिनों में जो जिस विश्वास के साथ आप करोगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं बार बार मैंने कहा है कि जो अंतिम समय में जब युद्ध अंतिम दौर में होता है, याद रखना, वहां आपका विश्वास, वहां आपका एटीट्यूड, वही आपके काम आता है। कोई भी कंपटीशन कॉन्फिडेंस से जीता जाता है। और मैं आपको बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि आपका एक कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। आपने बहुत पढ़ाई की है, आपके सामने परिस्थितियां भी खराब रही होंगी, आपके घर में कोई हादसा हो गया होगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा उस अभ्यास को जारी रखना है, उस प्रैक्टिस को जारी रखना है जो थॉर्नडाइक ने बताई, जो थॉमस एल्वा एडिसन ने प्रयोग किया। मुझे कई बार एक बच्चे का कल मैसेज था कि सर अब गिर रहा हूं, अब तक बहुत उड़ान भर रहा था लेकिन अब गिर रहा हूं। अरे जब उड़ान भरने का वक्त आया उस समय गिर कैसे सकते हो तुम? आपको याद है दशरथ मांझी, जिसकी पत्नी एक पर्वत पे चढ़ने से पहले पैर फिसला और गिर गई। वो दशरथ मांझी जिसके दिल में पत्नी की पीड़ा थी, वेदना थी, उसी दशरथ मांझी ने इस चीज को बताया कि दुनिया में जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप किसी चीज को करने के लिए तैयार होते हैं तो ये मान के चलिएगा कि सक्सेस आपके कदमों में घूमेगी। उस दशरथ मांझी के पास क्या था? उसके पास एक छोटी सी चीज थी और वो थी छेनी और एक था हथौड़ा। सोचिए, जिस सरकार ने उसको मना कर दिया कि कभी भी इतने बड़े पहाड़ को चीर के रास्ता नहीं बनाया जा सकता, उसी दशरथ मांझी ने अपने विश्वास से इस बात को प्रूव किया कि यदि आपका एटीट्यूड गजब का हो और आप में हार ना मानने का जुनून हो और आप में विल पावर गजब का हो, उसी दशरथ मांझी ने 22 साल लगे। कितने साल लगे? 22 साल लगे साहब, उस पूरे 55 किलोमीटर लंबे पहाड़ को चीर डाला। क्या कर डाला? चीर डाला। एक व्यक्ति ने। शक्तियां क्या थी, साधन क्या थे? उसके पास एक छेनी और हथौड़ा था। तो फिर मेरा विद्यार्थी हार कैसे सकता है? अरे ये तो समय है जब आपको हार को जीत में बदलने का समय अब शुरू होता है। काउंटडाउन अब शुरू होता है। तो अब कम से कम आप निराशवादी बात नहीं करेंगे। और मेरा विद्यार्थी, मैंने पहले भी कहा, इतना पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है कि वो कभी नकारात्मक सोच ही नहीं सकता। आज इसी एक विचार के साथ एक छोटे से बिंदु की मैं चर्चा करूंगा। मैंने एक सीरीज शुरू की थी, छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो एग्जाम्स में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं को लेकर हम इस श्रृंखला के तहत आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। कोशिश रहती है, समय बहुत कम मिलता है, फिर भी कुछ न कुछ नया लेके आता रहूंगा आप लोगों के साथ। देखिए, आज की हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर रहे हैं और वो बिंदु क्या है? बिंदु यह है कि जब व्यक्तित्व टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व टॉपिक में एक प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है जब एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूं, और वो है प्रारूप उपागम या पररूप उपागम, टाइप अप्रोच। ये टाइप अप्रोच क्या है, प्रारूप उपागम क्या है, समझिए। देखिए, छोटा सा बिंदु है, थोड़े से बिंदु के माध्यम से केवल आपको समझाऊंगा। प्रारूप उपागम का मतलब है जहां व्यक्तित्व की व्याख्या एक प्रकार के रूप में की जाती है, वो क्या कहलाता है? प्रारूप उपागम कहलाता है। अब व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या अलग अलग लोगों ने की है। जैसे भारत में सत रज तम यानी त्रिगुण के आधार पे व्याख्या की गई है। किस आधार पे की गई है? सत के आधार पे, रज के आधार पे, तम के आधार पे की गई है। तो सत यानी सात्विक, रज मतलब बीच का, और तम मतलब तामसिक। शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वरना बहुत डिटेल में बात करता। ऐसे ही चरक संहिता में 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। ये प्रारूप उपागम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रारूप उपागम का सबसे पहले प्रतिपादन या प्रारूप उपागम में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? हिप्पोक्रेटस। ये पहला व्यक्ति था जिसने व्यक्तित्व का क्या किया था? विभाजन किया था। क्या किया था? व्यक्तित्व का विभाजन किया था। और हिप्पोक्रेटस ने कब किया था? 400 BC में। कब किया? 400 BC में हिप्पोक्रेटस ने किया। इसको समझिएगा, आज मैं सिर्फ आपको हिप्पोक्रेटस पढ़ा रहा हूं,
और एक व्यक्ति की और भी मैं चर्चा करूंगा। हिपोक्रेटस पहला व्यक्ति था जिसने 400 बीसी में व्यक्तित्व का क्या किया था, विभाजन किया था। किसके आधार पे किया? इसने कहा कि हमारे शरीर में 4 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 4 तत्व है, और उन 4 तत्वों के आधार पे व्यक्तित्व जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। जिसमें जैसी मात्रा होगी आपका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा। जैसे इसने कहा कफ, फिर इसने कहा काला पित्त, फिर इसने कहा पीला पित्त, और फिर इसने कहा रक्त। ये किसने वर्गीकरण किया? हिपोक्रेटस। किस आधार पे किया? शारीरिक तत्व के आधार पे, शारीरिक द्रव्य के आधार पे। जैसे एक व्यक्ति हुए हैं केनन ने नाड़ी मंडल के आधार पे किया। ये बच्चों का बहुत प्रश्न था। केनन ने ग्रंथि विकार नाड़ी मंडल के आधार पे 7 प्रकार बताए थे। वैसे हिपोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्य के आधार पे प्रारूप उपागम का पहला प्रकार इसने बताया है, और 3 प्रश्न पूछे गए। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर कैसे तैयार करें। पहला प्रश्न किस आधार पे किया? 400 बीसी में किस आधार पे किया? शारीरिक द्रव्य के आधार पे इसने क्या किया? व्यक्तित्व का विभाजन किया। कौन से? कफ, काला पित्त, पीला पित्त और रक्त। कफ का मतलब क्या है? जिसमें कफ की मात्रा ज्यादा होगी वो व्यक्तित्व क्या बन जाएगा? मंद व निष्क्रिय। क्या बन जाएगा? मंद व निष्क्रिय। मंद निष्क्रिय का मतलब क्या है? जो आप में से इस समय जो बच्चा ये सोच रहा है सर अब नहीं हो रहा, डिस्क्रिय हो रहे हैं, सर अब तो नहीं होगा, एग्जाम सर पे आ गई, अरे रोना मत रो, बार बार ये मैं कह रहा हूं, आप में बहुत सामर्थ्य है, आपकी क्षमताएं इतनी हैं, आप उस भूमि के निवासी हैं जिस भूमि के कण कण में गंगा जल बिखरा है, जिस भूमि के कण कण में शिव रमे हैं, जिस भूमि के कण कण में वीरता बसी है, वहां का बच्चा कभी मंद और निष्क्रिय नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। तो मंद व निष्क्रिय कौन होते हैं? जिनमें कफ की मात्रा ज्यादा होती है, ढीले ढाले से होते हैं, पड़े पड़े रहते हैं, पूरे दिन पड़े पड़े पड़ते रहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कफ। काला पित्त, ये होते हैं उदासीन, एक प्रकार के उदासीन व्यक्तित्व है, निराशावादी व्यक्तित्व। मैंने कहा ना कि कई लोग ये सोच रहे हैं सर 16,65,000 फॉर्म भरे गए हैं, क्या मैं आ पाऊंगा? अरे भीड़ है, भीड़ से क्यों डर रहे हो? जब आपको चलना ही बहुत तेज स्पीड से है, आपको जब स्मार्ट स्टडी करनी है, अधिकतर को तो एग्जाम पैटर्न का नहीं पता, जो अभी तक बुक डिसाइड नहीं कर पाए, जिनको ये नहीं पता कि सिलेबस में टॉपिक है कि नहीं है, उस भीड़ से काहे का डरना? आप कर सकते हो, याद रखना। तो आप उनमें नहीं हो। ये वो लोग हैं काला पित्त वाला, इनकी संख्या 6 से 7 लाख है। कफ और काला पित्त वाले कितने लोग हैं? लगभग 7 लाख लोग हैं, जो मंद निष्क्रिय हैं, जो हर चीज में नेगेटिव सोच रहे हैं। सर हमारा नहीं होगा, हम तो उदासीन है, सर अब तो प्रेशर आ रहा है, सर हम भूलते जा रहे हैं, जो भी पढ़ते हैं वो सब भूल रहे हैं। ये वो लोग हैं। तो डर क्यों रहे हो? ये मंद निष्क्रिय, ये उदासीन, निराशावादी, हर चीज में नकारात्मक सोचने वाले, ये काला पित्त है। दोनों जुड़वा भाई होते हैं। और तीसरा पीला पित्त। पीला पित्त कौन? जिनको बात बात पे गुस्सा आता है। कई बार कहते हैं बंदे कि कैसे लाल पीला हो रहा है, तो लाल पीला मतलब जिसको क्रोध ज्यादा आता है, उसमें पीला पित्त ज्यादा है, तो ये क्रोधी स्वभाव के हैं साहब। कौन से स्वभाव के हैं? क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और चौथा व्यक्तित्व कौन सा होता है? रक्त, ब्लड। रक्त का मतलब क्या है? जो आशावादी हैं, जो खुश मिजाज हैं, जो सोच रहे हैं सर बहुत अच्छा होगा, ये आने वाले रीट हमारे लिए उत्सव है, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, हर समय प्रसन्नचित रहते हैं, हर समय आशावादी रहते हैं, और पढ़ते हैं तो इतने उत्साह के साथ पढ़ते हैं कि 3 घंटे का मैटर मात्र 45 मिनट में तैयार हो जाता है। ये व्यक्तित्व कौन से होते हैं? रक्त होते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप इनमें से कौन से हैं। ये बताए किसने हैं? हिपोक्रेटस ने। किस आधार पे? टाइप अप्रोच यानी प्रारूप उपागम में। कब बताए? 400 बीसी में। किस आधार पे? शारीरिक द्रव्य पे। कौन कौन से? कफ, काला पित्त, पीला पित्त और रक्त। उम्मीद करता हूं हिपोक्रेटस का वर्गीकरण आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्रश्नों की प्रकृति यह है किस आधार पे कौन सा प्रकार बताया है, और सबसे पहले बताया है, और कौन से उपागम पे बताया है? प्रारूप उपागम, टाइप अप्रोच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।